नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री की क्लास में मैं महावीर शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत में संवैधानिक विकास है। इस टॉपिक के अंतर्गत ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के लिए या भारत में शासन चलाने के लिए जो भी कानून बनाए गए या पास किए गए वो हम भारत में संवैधानिक विकास टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 1853, 1773, 1784, 1813 व 1833 के अंतर्गत जो भी अधिनियम ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किए गए वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जो ब्रिटेन की संसद द्वारा कानून बनाया गया वह था 1773 का अधिनियम, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, इससे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि कंपनी ब्रिटेन की संसद द्वारा कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान किए जाते थे, जो कभी 10 वर्ष, कभी 15 वर्ष या 20 वर्ष से वापस आगे से आगे बढ़ा दिया जाता था व्यापार का अधिकार उसको, कंपनी को। परंतु यहाँ के राजनीतिक हालात को देखते हुए कंपनी भारत के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गई और धीरे धीरे उसने पूरे भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित कर दिया और सभी प्रशासनिक कार्य भी कंपनी को करने पड़ते थे, क्योंकि एक तरह से भारत के अंदर सर्वोच्च शक्ति के रूप में जो उभरे थे वह अंग्रेज शक्ति थी। मुगलों के बाद जो शक्ति भारत में सर्वोच्च शक्ति बनकर उभरी वह अंग्रेज थे। तो अब समस्या ये उत्पन्न हो गई छात्रों कि प्रशासनिक नीतियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटेन के सामने अनेक प्रश्न आकर खड़े हो गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी संपत्ति के ब्रिटिश सरकार के साथ संबंधों की परिभाषा क्या होगी, क्योंकि कंपनी को तो वह व्यापार करने के लिए भेजा था और वहाँ पर तो भारत के अंदर तो वह शासन करने लग गई। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या यह थी छात्रों कि कंपनी के अधिकारी भारत में स्थित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कैसे नियंत्रित करें, तथा तीसरी समस्या जो थी कि कंपनी ने जो शुरुआती स्तर पर विभिन्न अधिकार क्षेत्रों, यानी कि कंपनी ने जो शुरुआत के अंदर बंगाल, बम्बई व मद्रास के अंदर प्रशासनिक संबंधों का विकास कैसे करे, क्योंकि इस पर कंपनी का अधिकार हो गया था। तो इन्हीं प्रश्नों के जवाब में अंग्रेजी संसद द्वारा 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट व इसके बाद
पिट्स इंडिया एक्ट पारित किए गए, तो 1773 का जो अधिनियम था उसके तहत जो प्रमुख प्रावधान किए गए कंपनी द्वारा, ब्रिटेन की संसद द्वारा जो प्रावधान किए गए कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का दर्जा दे दिया गया। ध्यान से सुनना विद्यार्थियों कि बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में कर दिया गया, यानी कि मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत नियंत्रित कर दिया गया, यानी कि इन दोनों का शासन भी अब बंगाल से नियंत्रित होगा। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? अब देखिएगा, गवर्नर को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी की स्थापना की गई। सबसे बड़ी चीज देखिएगा छात्रों कि कलकत्ता में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसे फेडरल कोर्ट, अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट कहा जाता है, और इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वह इम्पे को बनाया गया, सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। अगला जो प्रावधान छात्रों कि कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा दिए जाने वाले उपहारों तथा घूस को रोकने का सबसे पहला प्रयत्न इसी अधिनियम द्वारा किया गया, यानी कि कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो राजाओं से उपहार लेते थे और घूस लेते थे, जिससे कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी इस अधिनियम में प्रावधान किया गया। और विद्यार्थियों, इसी अधिनियम द्वारा कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को मान्यता मिली। बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। जो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैत शासन की स्थापना की गई उसे भी इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। अब हम देखते हैं 1773 के अधिनियम का महत्व क्या है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी, क्योंकि यह पहली बार सरकार के रूप में संसद के आदेश के लिए इसके अंदर जोर दिया गया। यह ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रशासनिक तंत्र को केंद्रीकृत करने का पहला प्रयास था, क्योंकि पहले तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग नियंत्रण था तीनों प्रेसिडेंसियों पर, क्योंकि शुरुआती तौर पर तीनों ही क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया था अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, कि बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो अब इनको केंद्रीकृत रूप दे दिया गया कि अब बंगाल से यहाँ का शासन नियंत्रित होगा। तो एक तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको केंद्रीकृत करने पर जोर दिया गया। अधिनियम ने कंपनी के मनमाने शासन के स्थान पर भारत में ब्रिटिश कब्जे के लिए एक लिखित संविधान स्थापित किया। अभी तक तो क्या हो रहा था छात्रों, 1773 तक ये कंपनी अपने मनमाने ढंग से शासन कर रही थी, राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप देती, उनसे उपहार घूस लेती, जिसका फायदा क्या होता था, ब्रिटेन सरकार को नहीं हो रहा था, कंपनी को हो रहा था। तो इस अधिनियम द्वारा इस तरह से व्यवस्थाएं की गई कि अब नियंत्रण ब्रिटेन सरकार का होगा और माध्यम कंपनी होगी, तथा गवर्नर जनरल को निरंकुश बनने से रोकने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई। इससे क्या होता था कि वहाँ से जो गवर्नर जनरल नियुक्त होता था भारत के अंदर, तो वह भी अपने मनमाने ढंग से कार्य करता, तो उसकी निरंकुश प्रवृत्ति को रोकने का काम भी इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। तो विद्यार्थियों, ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि
आया था 1784 के अंदर। इसके अंतर्गत क्या किया गया विद्यार्थियों कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे, तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इसके अलावा कंपनी के संचालकों की 3 सदस्यीय गुप्त समिति भी गठित की गई। अब देखिएगा, बंगाल की प्रेसिडेंसी का बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया, यानी कि अब पूर्ण रूप से जो मद्रास और बंबई के क्षेत्र थे उनको बंगाल के अधीन लाया गया। देश के शासन का वास्तविक अधिकार नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया, तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो विद्यार्थियों, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 के अंदर ब्रिटेन की संसद द्वारा लाया गया, तो इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा यह थी कि भारत के में कंपनी के आक्रामक युद्धों को न केवल समाप्त कर दिया गया, अपितु भारतीय शासकों के साथ की गई संधियों को भी रद्द किया गया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी। और इसका जो सबसे बड़ा महत्व जो था विद्यार्थियों कि पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित किया। तो इसके अंतर्गत तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ब्रिटेन की संसद द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा दिया गया व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, तथा उसी को वास्तविक नियंत्रण भी उसी के हाथों में दे दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। इसके बाद जो विद्यार्थियों अगला आता है 1793 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। उसे अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। अब देखिए विद्यार्थियों, 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था, और ये जो अधिकतर अधिनियम आते थे विद्यार्थियों, ये 20-20 वर्ष के अंतराल में आते थे। जैसे मुख्य रूप से जो आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद अब आ रहा है 1793 का चार्टर्ड एक्ट। तो ये एक्ट 20-20 वर्ष के अंतराल में इसलिए आते थे क्योंकि इसके द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको 20-20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता, तथा इनमें और भी कुछ प्रावधान जोड़ना होता तो संसद द्वारा जोड़ दिया जाता। तो जो 1793 का चार्टर्ड एक्ट आया था, उसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल था उसको सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, और उसकी जो परिषद या बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी इसको सौंप दिया गया। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम में किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। देखिएगा, इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया कि पहले तो क्या होता था कि कंपनी के जो अधिकारी कार्य करते थे उनको कंपनी भुगतान करती थी। अब क्या किया गया कि जब पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सभी शासकों के साथ की गई संधियों को रद्द किया गया, तो ब्रिटिश सेना का भार कौन उठाएगा? इसके लिए एक प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सेना के वेतन का भुगतान अब भारतीय राजस्व से ही किया जाएगा।
तो अगला एक्ट जो था विद्यार्थियों वह है चार्टर्ड एक्ट 1813। इस अधिनियम के द्वारा भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों कि भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब और भी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती है। किंतु चीन के संबंध में तथा चाय के संबंध में यह बना रहा, परंतु चीन के साथ इसका ईस्ट इंडिया कंपनी और चाय के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। अब देखिएगा यह जो समस्या उत्पन्न हुई जो अभी तक चलती आ रही है वो इसी नियम के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत छूट दी गई थी। जो समस्या अभी तक हमारे यहाँ बनी आ रही है कि मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई 1813 के चार्टर्ड एक्ट से। और आज भी आपने देखा होगा गाँवों में कि ये मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार गाँवों में करती है और अधिकतर जो अनडेवलप्ड एरिया है, गांव है, वहाँ पर ये मिशनरी आपको देखने को मिल जाएगी जो अपने ईसाई धर्म का प्रचार करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम के द्वारा की गई कि शिक्षा तथा साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। शिक्षा तथा साहित्य पर सबसे पहली बार देखिए कि प्रावधान जो किया गया वो 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा किया गया, जिसके 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। तो यह इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात थी। अगला जो एक्ट है विद्यार्थियों 1833 का अधिनियम, जिसे हम सुधारवादी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। वही 13 के बाद अब 20 साल बाद 33 में ये वापस एक्ट आ रहा है। तो इसके तहत क्या किया गया कि कंपनी के कार्यकाल को क्राउन के ट्रस्ट के रूप में 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब पहले जो चाय पर रखा था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, अब उसको भी समाप्त कर दिया गया। शासन एवं प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब देखिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत का क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, परंतु अब 1833 के अंतर्गत कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को अब भारत का गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया, यानी कि अब गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और इस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई जिसको मतदान का अधिकार नहीं था, यानी कि लॉर्ड मैकाले जो था उसको एक विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्ति दी गई। अगला जो प्रावधान किया गया कि विधि आयोग के गठन का प्रावधान था, जिसे 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया। तथा अंतिम जो प्रावधान था इसके अंतर्गत कि कंपनी को ये निर्देश दिए गए कि वह दासों की स्थिति में सुधार करें। इसके बाद जो विद्यार्थियों अधिनियम आया था वह था 1753 का अधिनियम। वही 1833 के बाद 20 साल बाद 1853 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया विद्यार्थियों कि अब जो 20-20 साल के लिए कंपनी को जो व्यापारिक लाइसेंस देने के लिए छूट बार बार दी जाती थी या लाइसेंस प्रदान किया जाता था, अब उसके द्वारा क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा कि कंपनी का कार्यकाल अब 20 वर्ष की जगह अनिश्चित कर दिया गया। दूसरा जो प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18
कर दी गई। कंपनी में भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होगी। बंगाल के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था एवं विधि सदस्य स्थायी कर दिया गया तथा भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें कुल 12 सदस्य थे। तो इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों 1853 में कि भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया। अभी भी अपने यहाँ जो राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद देखने को मिलती है और केंद्र के अंदर लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा जैसे ही ये विधान परिषद होती थी जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल, प्रधान सेनापति, 4 परिषद सदस्य के, 4 प्रांत के गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के 4 सदस्य, इस प्रकार से कुल 12 सदस्य विधान परिषद के अंदर होते थे। तो यह 1853 के अंतर्गत प्रावधान था। अब जो अधिनियम तो विद्यार्थियों अगला जो हमारा महत्वपूर्ण अधिनियम है वह भारत सरकार अधिनियम 1858 है। यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रों। इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किए गए जिसका हम अध्ययन करते हैं कि अगस्त और इस अधिनियम के द्वारा विद्यार्थियों 1857 की क्रांति के जस्ट 1 साल बाद यह अधिनियम लाया गया क्योंकि ब्रिटेन सरकार को पता था कि अब भारत में आज़ादी के प्रति जो लहर चल चुकी है उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जिसके तहत ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। इसके तहत क्या किया गया विद्यार्थियों कि ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत सरकार अधिनियम 1858 की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो इसके तहत ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया और इस समय विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन का सर्वोच्च निकाय ब्रिटिश संसद थी जिसके प्रति ब्रिटेन की सरकार उत्तरदायी थी। ब्रिटेन की सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य सम्राट के नाम से किए जाते थे। ब्रिटेन की सरकार के एक मंत्री जिसे भारत सचिव कहा जाता था को भारतीय सरकार का उत्तरदायित्व सौंपा गया, यानी कि अब एक मंत्री और नियुक्त किया गया भारत के अंतर्गत जिसको भारत सचिव के नाम से उसकी नियुक्ति की गई, जो भारतीय सरकार का उत्तरदायित्व उसको इसके तहत सौंपा गया। चूंकि ब्रिटेन की सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी थी अतः भारत के लिए भी सर्वोच्च निकाय ब्रिटेन की संसद ही थी। अब 1858 के बाद क्या हो गया विद्यार्थियों कि भारत के लिए जो सर्वोच्च निकाय था वह ब्रिटेन की संसद थी। इससे पहले क्या था कि कंपनी का जो शासन था वही भारत में सर्वोच्च था और समय समय पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता था। अब जो सर्वोच्च निकाय था वह ब्रिटेन की संसद थी। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता था सम्राट का प्रतिनिधि। यानी विद्यार्थियों सबसे पहले हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया। उसके बाद 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और अब 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, यानी कि अब वो सम्राट का प्रतिनिधि है।
इसके बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा की गई जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा गया। यानी विद्यार्थियों, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, जो 1857 की क्रांति के समय भी यही था। अब 1858 के बाद इसके पद को वायसराय कहा जाने लगा, इसलिए भारत का प्रथम वायसराय जो था वह लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। और महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पढ़ी थी भारत के लिए, घोषणा उसके द्वारा जो लिखी गई उसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के दरबार में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया। तो विद्यार्थियों, यह भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो भी ब्रिटेन की संसद द्वारा अधिनियम पारित किए गए उनका हमने अध्ययन किया, जिसके तहत समय समय पर विभिन्न प्रावधान कर भारत पर अंग्रेजी शासन को नियंत्रित किया गया। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत ब्रिटेन की सरकार द्वारा कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए, किन किन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।